इंटरफ्रेंस ऑफ वेव्स अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो मैं आपको 11th क्लास में भी बता चुका हूं और तकरीबन तकरीबन बातें बता चुका हूं जो मैंने बतानी है। 11th क्लास में जब मैंने वेव मोशन एंड साउंड पढ़ाया था तो सारी बातें बताई थी और मैंने कल जो कहा था कि कुछ पेज पढ़ के आना, तो आप पढ़ के भी आए होंगे। बट 11th क्लास में भी मैंने कहा था कि बेशक से मैंने आपको 11th क्लास में ये चीज बता दी हो, 12th क्लास में फिर से सारा कुछ करवाऊंगा तो मैं करवा रहा हूँ। तो अगर मैं क्लास में और रियल क्लास में होता तो आपसे पूछता, बच्चों बताओ इंटरफ्रेंस क्या है, और आप बताते भी, अब तो टाइम भी लग जाएगा। तो चलो, बात ये है बच्चों, वेव्स की सुपरपोजिशन के कारण स्पेस के जिस हिस्से में से वेव्स एक साथ क्रॉस कर रही हो, तो ड्यू टू देयर सुपरपोजिशन एनर्जी का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन अगर हो जाए स्पेस के उस हिस्से में जिस हिस्से को एक या एक से दो या दो से ज्यादा वेव्स एक साथ क्रॉस करी हैं, तो उस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी बिकॉज ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू और मोर वेव्स इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, द फिनोमिनन ऑफ अनइवन the phenomenon of uneven distribution of energy in the region of crossover of two or more waves because of their superposition। वेव्स एक दो या दो से ज्यादा वेव्स एक साथ किसी स्पेस के हिस्से को क्रॉस कर गई और वे आपस में सुपरपोज कर गई, तो उनके सुपरपोजिशन के कारण जिस जगह से वो क्रॉस कर रही हैं वहां पर ऊर्जा का एक समान बंटवारा होने के बजाय कहीं एनर्जी खूब ज्यादा देकर जाए, किसी हिस्से को बहुत ज्यादा इंटेंसिटी क्रॉस करे, यानी एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, किसी हिस्से को बहुत कम एनर्जी क्रॉस करे पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, तो एनर्जी का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। एनर्जी का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाने का मतलब यह है इंटेंसिटी इवनली स्प्रेड ना हो, कहीं पर इंटेंसिटी वेव्स के क्रॉस करने के कारण से ज्यादा हो, कहीं पर कम हो, ज्यादा कम ज्यादा कम, इस प्रकार का अगर इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाए, इस प्रकार की कोई घटना घट जाए, तो इस घटना को, इस इफेक्ट को हम इंटरफेरेंस बोलते हैं। तो इंटरफेरेंस क्या है ये बता दिया है। अब आपको अभी इंटरफेरेंस किस कारण से होगी, कैसे क्या कोच होगी, ये सारी एनालिसिस अभी करके बताएंगे। इस एनालिसिस में एक बहुत बड़ी बात आएगी कि ऐसा होने के लिए वेव्स कोहेरेंट होनी जरूरी है। थोड़ा बहुत तो 11th का आपको याद भी होगा, और अभी वो कोहेरेंस की कंडीशन निकल के आएगी अपने आप ही, अभी हम सारा डिस्कशन करना शुरू करेंगे। तो जब कोहेरेंस की कंडीशन आ ही जाएगी और हमें पता चल ही जाएगा, क्योंकि क्या कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होने के लिए बहुत आवश्यक जरूरत है कि वेव्स का कोहेरेंट होना। तो इसलिए इंटरफेरेंस का जो मैंने बताया, किस बात को हम इंटरफेरेंस कहते हैं, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके बोल देते हैं, क्योंकि ये बेटर है और यही बोलना होता है। क्या? इट द interference is the phenomenon of uneven distribution of energy in the region of crossover of two or more coherent waves because of their superposition। अगर कोहेरेंट वर्ड ना बोलते और यू बोलते कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी का हो बिकॉज ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू और मोर वेव्स, तो जैसे ही हम एनालिसिस करते हैं और जो कुछ करेंगे भी, तो पता चल जाएगा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी का हो ही नहीं सकता अगर वेव्स कोहेरेंट ना हो। तो ये कोहेरेंट क्या है, कोर बेशक से आपको मालूम है या बेशक से आप भूल गए हो, हर लिहाज से मैं इसको पूरी बात के रूप में आपको करवाने लग रहा हूं। दो या दो से अधिक वेव्स एक ही पॉइंट को क्रॉस करेंगी, तो वेव से रिलेटेड जो भी ऑक्सिलेटिंग फिजिकल क्वांटिटी है, उस ऑक्सिलेटिंग फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू एक ही पॉइंट पर एक से अगर ज्यादा होंगी, तो सबका जो वेक्टर सम आएगा, उस वेक्टर सम की वैल्यू जो भी हम निकालेंगे, जो भी वेक्टर सम की वैल्यू निकालेंगे, उसको हम ये बोल देते हैं ड्यू टू सुपरपोजिशन ये वैल्यू आई। सपोज कोई तीन ऑप्टिकल वेव्स किसी जगह को क्रॉस करती, किसी पॉइंट को क्रॉस करती, तो एक ऑप्टिकल वेव के कारण अगर उस जगह पर अगर एक ही वेव है, एक ही लाइट वेव है या ऑप्टिकल वेव है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ऑप्टिकल वेव मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो पार्ट जो
आंखों को रोशनी देता है, यानी जो हमें विजिबल लाइट के रूप में काम करता है। तो एक ऑप्टिकल वेव ही क्रॉस करती है, तो उसके कारण किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की वैल्यू सपोज E1 है, दूसरी अगर क्रॉस करे तो उसके कारण वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E2 है, तीसरी के कारण अगर तीसरी ही क्रॉस करे तो E3 है, तो तीनों एक साथ क्रॉस करें तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर। यू नो इट, आई हैव कॉल्ड इट मेनी टाइम्स सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो वेव्स एक साथ बहुत सारी क्रॉस कर गई, तो सभी सभी इंडिविजुअली जो जो ऑक्सीलेटिंग फिजिकल क्वांटिटी किसी एक जगह पर प्रोड्यूस करती, एक साथ इकट्ठी करेंगी तो सबका वेक्टर सम हो जाएगा, और उस वेक्टर सम की जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को यूज करके वेव्स ने इकट्ठा क्रॉस करने से उस जगह को कितनी इंटेंसिटी दी है, यानी उस जगह पर कितनी एनर्जी, उस जगह को कितनी एनर्जी पर यूनिट टाइम पर सेकंड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया क्रॉस कर रही है, वो कैलकुलेट हम कर लेंगे। ये सारा कुछ हमने करना है। ये समझाने के लिए बच्चों मैं शुरुआत करूं एक बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से। सपोज this is I mark a line basically, not this is not a line, this may be a surface like that। मैं इस लाइन को मैं ऐसे ही बोल दूं कि suppose this is the region of cross over of two or more waves। और टू की अगर बात कर लें तो टू से ज्यादा की बात भी कर लेंगे। सपोज किसी वेव की सोर्स ये है और दूसरी वेव की सोर्स ये है, इस सोर्स से भी वेव चारों दिशाओं में निकल रही है, इससे भी चारों दिशाओं में निकल रही है। सपोज इस जगह पर, इस जगह पर यहां से चलने वाली वेव इस डायरेक्शन से आई, यहां से चलने वाली वेव इस डायरेक्शन से आई। कई चीजें मैंने बतानी है, बहुत सारी बातें हैं, और जब बहुत सारी बातें बताकर मैं कंक्लूजन निकालूंगा तो लास्ट में एक रिफाइंड बात आएगी, उससे हम थोड़ा सा दूर हैं बस। वेव की सोर्स S1 से इस पॉइंट पर, दिस इज द पॉइंट इन द रीजन थ्रू विच द वेव्स विल क्रॉस, waves sent by this source and waves sent by this source। तो इस पॉइंट को इस सोर्स से आने वाली ये वेव भी और इस सोर्स से आने वेव का ये आमतौर पे इस प्रकार चित्र बनाकर ये प्रदर्शन करते हैं कि ये वेव है। सपोज इस सोर्स से चलने वाली वेव जब यहाँ पहुंचती है तो उसने ज्योमेट्रिकल पाथ तय किया x1, यानी यहाँ से यहाँ तक का ज्योमेट्रिकल पाथ, यानी स्केल लेकर माप लें तो लंबाई x1 है। यहां से यहां तक वेव क्रॉस करती है तो ये ज्योमेट्रिकल पाथ सपोज x2 है। ठीक है बच्चों, मैं कल जो ऑप्टिकल पाथ बताया था तो उसका भी और बेहतर ऑप्टिकल पाथ जिस प्रकार से मैंने बताया था, जिस प्रकार से बुक्स में लिखा होता है, मैंने कोशिश तो की है खूब अच्छे से बताऊं, लेकिन आज भी मुझे पता चला कि एक दो बच्चों को और भी क्लैरिटी की जरूरत है। तो जो जो हम आगे काम करते हैं सारी बात क्लियर हो जाती है, अभी आपको पता चल जाएगा। कल वाली बात भी मैंने और ज्यादा बढ़िया से बतानी है, उसकी जरूरत क्या है। सपोज भैया यहाँ से चलने वाली वेव यहाँ पर जब पहुंचती है तो सपोज ये मीडियम कुछ और है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज μ1 है, और यहाँ से चलने वाली वेव जब यहाँ पहुंचती है सपोज ये मीडियम कुछ और है और इस ट्रांसपेरेंट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। तो जिस भी किसी टाइम पर मैं दोनों सोर्सेज से निकलने वाली वेव्स देखूं तो उस टाइम पर सपोज यहाँ पर तो वेव का फेज है, यहाँ से निकलने वाली, इसको मैं वेव नंबर 1 कह दूंगा Δ1, यहाँ से निकलने वाली वेव का फेज है Δ2। तो उसी समय पर यहाँ पर पहली वेव का फेज कितना होगा आपसे पूछूंगा तो आप बहुत आसानी से बता देंगे। आप कहेंगे जी Δ1 प्लस ये सपोज इस सोर्स से निकलने वाली वेव की एंगुलर फ्रीक्वेंसी ω1 है, इस सोर्स से निकलने वाली वेव की एंगुलर फ्रीक्वेंसी ω2 है। तो यहाँ से यहाँ पहुंचने वाली वेव इस लाइन के लॉन्ग चल के इधर पहुंचने वाली वेव का जिस समय यहाँ पर फेज कितना है Δ1 है, उस समय यहाँ पर फेज मैं दो तीन बात मिक्स, जीरो टाइम पर सपोज यहाँ पर फेज Δ1 है तो टी टाइम पर यहाँ पर फेज हो जाएगा ω1 इंटू टी। जीरो टाइम पर यहाँ पर फेज Δ2 है तो टी टाइम पर यहाँ पर फेज हो जाएगा ω2 इंटू टी। तो टी टाइम पर यहाँ पर पहली वेव का फेज कितना होगा
Δ1 प्लस ω1 इंटू टी, और पूछूंगा तो बता दोगे बच्चों, अब बताओगे -2 पाई डिवाइड बाई λ1 इंटू x1। और दूसरी वेव का फेज टी टाइम पर यहाँ पर कितना होगा, पूछूंगा तो आप आसानी से बता दोगे, इतना फेज आप बताओगे। अभी सारी बातें मैथमेटिकली आपके सामने आएंगी। अगर मैं फेज कंपेयर करूं और फेज डिफरेंस भी लूं, तो बच्चों देखो, आमतौर पे लैम्डा क्या दिया होता है, वैक्यूम के अंदर लैम्डा दिया होता है, वैक्यूम के अंदर, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एयर की भी वैक्यूम जैसी हैं। तो λ1 के बजाय बच्चों मैंने क्या किया, 2 पाई बाई λ1 को x1 से, x1 यहाँ से यहाँ तक का ज्योमेट्रिकल पाथ है। सपोज ओमेगा बराबर था और जो भी कुछ था, सपोज मैंने फेज डिफरेंस लेना है, और फेज डिफरेंस सपोज मैंने φ1 में, जो बात कहना चाहता हूँ कल भी कही थी, क्योंकि यहाँ पर दो वेव जब सुपरपोज करेंगी तो सुपरपोजिशन का रिजल्ट क्या होगा, वह मेनली इसी बात पे डिपेंड करेगा कि सुपरपोजिंग वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस कितना है। तो फेज डिफरेंस कितना है, तो फेज डिफरेंस निकालना पड़ेगा। ये बात भी जो मैंने बात कही है कि फेज डिफरेंस कितना, इसी पे सब कुछ डिपेंड करेगा। अभी ये सारा कुछ मैथमेटिकली होगा ही होगा। तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो इट विल बी Δ1 माइनस Δ2। सपोज एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग है, ये भी देखी जाएगी भी थोड़ी देर में, थोड़ी देर में इसका भी सारा कुछ मैनेजमेंट हम करेंगे। और ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा प्लस ω1 माइनस ω2 इंटू टी, और प्लस यानी ये तो भाई इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स एट द सोर्सेज एट जीरो टाइम, और ये क्या आ गया, फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स एट द सोर्सेज एट टाइम टी, और फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स एट टाइम टी एट द प्लेस वेयर दे आर सुपरपोजिंग। तो इसमें से भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई 2 पाई तो कॉमन आ जाएगा आपका। चलो 2 पाई लिख ही देता हूं, 2 पाई बाई, ये मैं लिखना भूल गया, x2, 2 पाई बाई λ2 इंटू x2 माइनस 2 पाई बाई λ1 इंटू x1। अक्सर हमने पाथ के कारण से फेज डिफरेंस में परिवर्तन को इस प्रकार से लिखा है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स, लेकिन ये तो कुछ और आ रहा है, ये तो इस प्रकार से आया है। इसको थोड़ा सा इस पार्ट को, ये क्या है, फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स ड्यू टू डिफरेंट पाथ्स, यानी रास्तों में अंतर के कारण फेज। लेट अस सी दिस, जब वेव्स यहाँ पर सुपरपोज करती हैं, मेन बात ही सारी ये है, इससे ही सब कुछ निकलेगा। इसके कारण ही ऑप्टिकल पाथ भी मैंने पढ़ाया था। हालांकि ऑप्टिकल पाथ बहुत जगह यूज होएगा, फिर भी मुख्य बात ये है, दो वेव्स यहाँ पर सुपरपोज कर रही हैं, सुपरपोज करेंगी, सुपरपोजिशन से कुछ स्पेशल इफेक्ट निकलेगा या नहीं निकलेगा, निकलेगा तो कब निकलेगा, क्या क्या कंडीशन है, सब कुछ निकलेंगी। बट एक बार देख लें, फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स तीन बातों पे डिपेंड किया। क्या, फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स एट जीरो टाइम एट द सोर्स, जिस भी टाइम को आपने जीरो टाइम माना है, इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स एट द सोर्सेज दिस, एंड फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स एट देयर सोर्सेज एट एनी टाइम टी। तो इसमें ये चीज भी आ गई, ये चीज भी आ गई। व्हाट इज दिस देन, दिस इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स एट देयर सोर्सेज एट एनी टाइम। और फिर ये चीज क्या आ गई, फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स एट द पॉइंट ऑफ सुपरपोजिशन एट एनी टाइम। हमें ये सारी चीज चाहिए। तो इस जगह पर वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा किसी भी समय, ये बात तो जो भी कुछ है यहीं पर सिमट गई। तो ये पॉइंट कहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, उसके हिसाब से x2 और x1 में अंतर हो जाएगा। यानी फेज डिफरेंस बिटवीन द, दिस इज द पार्ट ऑफ द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स एट द पॉइंट ऑफ सुपरपोजिशन बिकॉज ऑफ डिफरेंट पाथ्स। ये क्या है, दिस इज द कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द फेज डिफरेंस बिटवीन द सुपरपोजिंग वेव्स बिकॉज ऑफ देयर पाथ डिफरेंस। जिस पॉइंट पर सुपरपोज कर रही है उस पॉइंट पर उनके रास्तों में अंतर के कारण से
उस पॉइंट पर उनके रस्तों में, वेव्स के रस्तों में अंतर के कारण से फेज डिफरेंस में कितना कंट्रीब्यूशन, इतना है। इसको इसको मैं अच्छे से, और वैसे तो अच्छे से है पूरा, इसमें भी काम आप पूरा कंप्लीट चला लोगे, बट भैया ये बहुत सिंपल बात हो जाएगी यदि मैं ऐसा कर दूं, 2 पाई बाई लैम्डा 2 को लिख दूं लैम्डा नॉट डिवाइड बाई म्यू 2, वेयर लैम्डा इज नॉट इज द वेवलेंथ इन वैक्यूम, और ये क्या है x2 माइनस 2 पाई बाई लैम्डा नॉट डिवाइड बाई म्यू 1 इंटू x1, म्यू 2 को ऊपर ले जाऊं तो ये म्यू 2 x2 हो जाएगा और ये म्यू 1 x1 हो जाएगा। तो बहुत आसान हो जाएगा ये पार्ट, 2 पाई बाई लैम्डा नोट, अक्सर लैम्डा नोट ही दिया होता है। अलग अलग मीडियम में कैसे वेवलेंथ देंगे भाई, अलग अलग मीडियम के तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए होते हैं। तो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू म्यू 2 x2 माइनस म्यू 1 x1, यानी रस्तों में अंतर के कारण से, रस्तों में अंतर के कारण से फेज डिफरेंस कितना इफेक्ट, फेज डिफरेंस पे कितना प्रभाव पड़ेगा वो कैसे निकालें। 2 पाई बाई लैम्डा नॉट दैट इज के इन वैक्यूम, दैट इज प्रोपेगेशन कांस्टेंट, एंगुलर वेव नंबर भी बोल देते हैं, एंगुलर वेव नंबर इन वैक्यूम 2 पाई बाई लैम्डा नॉट इनटू दिस थिंग माइनस दिस थिंग, यानी x2 माइनस x1 नहीं लेना है, ये तो ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस है, यानी पाथ डिफरेंस आपने कौन सा लेना है, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस लेना है। तो इस वेव का ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, ऑप्टिकल पाथ यहां से यहां तक कितना है और इस वेव का ऑप्टिकल पाथ यहां से कितना है, दोनों के ऑप्टिकल पाथों का डिफरेंस लेकर 2 पाई बाई लैम्डा नॉट से गुना कर दें तो क्या आ जाएगा, फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स एट द पॉइंट ऑफ सुपरपोजिशन का वो पार्ट जो कि रस्तों में अंतर के कारण से प्रभावित होता है। तो भैया ऑप्टिकल पाथ मैंने क्यों पढ़ाया, ऑप्टिकल पाथ की डेफिनेशन तो है ही है, ये बात थोड़ी सी और भी बतानी थी। तो बच्चों अब जो भी कुछ है, बार बार मैं म्यू लिखने के बजाय अगर मैं म्यू वगैरह नहीं लिखता हूं और खाली x1 x2 लिख देता हूं तो ये ध्यान रखें मैंने x1 x2 ऑप्टिकल पाथ ही लिखे हैं। तो जब भी सिचुएशन होगी, अलग अलग मीडियम होंगे तो मैं लिख दूंगा, ये अगर कांच है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखूंगा तो x1 के बजाय ऑप्टिकल पाथ ले लेंगे, कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू x1। यहाँ अगर पानी है तो इस x2 को पानी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई करके ऑप्टिकल पाथ ले लेंगे, ऐसा कुछ, क्योंकि इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स में पढ़ा रहा हूं और डेफिनेशन तो आपको बता ही दी है, 11th में काफी कुछ बताया भी था, अब भी सारा कुछ बता रहा हूं। एक बार ये बात बतानी थी, अभी बहुत कच्ची बात है, बहुत पक्की हो जाएगी धीरे 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 धीरे, बहुत सारी बातें इसमें बतानी होती हैं। एक बार फिर बोल देता हूँ, 2 वेव से शुरुआत कर ले, 2 का समझ जाएंगे, 3 का भी, 4 का भी, 5 कितनों का भी समझ जाएंगे। अकेली एक वेव किसी जगह को क्रॉस कर रही है, किसी पॉइंट को क्रॉस कर रही है, तो उस पॉइंट को, उस वेव के कारण, अगर सपोज लाइट है तो उस लाइट वेव के कारण, ऑप्टिकल वेव के कारण किसी जगह पर ऑक्सीलेटिंग फिजिकल क्वांटिटी, ऑक्सीलेटिंग फिजिकल क्वांटिटी क्या है लाइट में, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को समझ ले तो मैग्नेटिक फील्ड तो अपने आप समझ में आ गई। तो सिंगल वेव है, तो सिंगल वेव किसी पॉइंट को के ऊपर, उस सिंगल वेव के कारण से जो, ये एसी क्यों नहीं चल रहा है भाई, अच्छा ऐसे बंद कर रखा है क्या, सिंगल वेव के कारण से किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E1 है, तो वो E1 की एवरेज वैल्यू के हिसाब से ये क्योंकि इंटेंसिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर आएगा, तो स्क्वायर की जब एवरेज वैल्यू लेकर स्क्वायर रूट लेते हैं तो फिर जो एवरेज एनर्जी वगैरह जो भी कुछ आती है, इंटेंसिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर आएगा, और एवरेज वैल्यू तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की 0 ही होगी अगर साइनोसॉइडल वेव है तो, लेकिन एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया कितनी किसी जगह को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रॉस करेगी, वो सारा कुछ आपको करवा रखा है। तो उसमें क्या आएगा, ERMS का स्क्वायर आएगा, ये सारा कुछ आपको मालूम है, कुछ दिन पहले ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपने करी है।
तो भाई बात ये कि किसी वेव के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की एम्पलीट्यूड आपको मालूम है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड यानी उस वेव के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है, उसके कारण किसी जगह को कितनी इंटेंसिटी क्रॉस करेगी, ये आपको मालूम है, कैलकुलेट करना आता है। अगर दो वेव एक साथ क्रॉस कर रही हैं किसी जगह को, तो एक वेव ने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू प्रोड्यूस की E1 और दूसरी वेव ने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू प्रोड्यूस की उसी टाइम E2। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स का सम होकर, सपोज ये वेव है, ये कोई वेव है और इस वेव के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, इस वेव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या निकलेगा, वेक्टर सम निकलेगा और उससे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बनेगी। और उस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहाँ इस जगह को कितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी या इंटेंसिटी क्रॉस करेगी, कितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया क्रॉस करेगी, वो हमने कैलकुलेट करके समझना है। बट बहुत बड़ी बात है एक, अगर ये दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी दोनों वेव्स, दोनों ऑप्टिकल वेव्स की अगर इस जगह पर पहुंचने की डायरेक्शंस में काफी ज्यादा एंगल है, ये नियरली पैरेलल नहीं है, तो भैया किसी समय एक की इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर और दूसरे की इधर है, तो सपोज ये सिचुएशन तब है जब इन दोनों के बीच में यहाँ पर फेज डिफरेंस सपोज कितना था, 0 था। और यदि फेज डिफरेंस पाई होता तो इसका वाइब्रेशन इधर होता, तो इसका हो सकता है फिर इधर होता। फेज डिफरेंस 0 होने पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आ गई थी इतनी। मैं एक रफ सी बात बता रहा हूं, और फेज डिफरेंस 0 के बजाय अगर पाई है तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, इन दोनों का रिजल्ट ले लिया इतनी। तो फेज डिफरेंस 0 हो या फेज डिफरेंस पाई हो, दो बिल्कुल ही एक्सट्रीम बातें ले ली मैंने। तो फेज डिफरेंस 0 होने से भी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और फेज डिफरेंस पाई होने से भी, फेज डिफरेंस 2 पाई होने से भी कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है। तो दो वेव्स अगर एक साथ क्रॉस कर रही हैं और वो सुपरपोज कर गई, सुपरपोज के कारण, पोजिशन के कारण रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनी दोनों वेव्स की इलेक्ट्रिक फील्डों का वेक्टर सम लेकर, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहे वेव्स क्रॉस करते वक्त 0 फेज डिफरेंस में क्रॉस करें या पाई फेज डिफरेंस में क्रॉस करें या 2 पाई में करें या 3 पाई बाई 2 में क्रॉस करें, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लगभग लगभग एक जैसी होगी। तो भैया कहीं पर तो फेज डिफरेंस, क्योंकि अलग अलग जगह पर x2 माइनस x1 की वैल्यू अलग अलग होगी, तो अलग अलग जगह यहाँ पर x2 माइनस x1 की वैल्यू कुछ और होगी, यहाँ पर कुछ और होगी, वहां पर कुछ होगी। तो अलग अलग जगह पर वेव्स क्रॉस करेंगी अलग अलग फेज डिफरेंस में, तो अलग अलग फेज डिफरेंस में भी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में कुछ खास अंतर नहीं है। तो भैया जिस रीजन को ये क्रॉस करेंगी, उस रीजन को क्रॉस करते वक्त सुपर पोजिशन के बावजूद भी एनर्जी का अनइवन बंटवारा नहीं होगा, एनर्जी का लगभग इवन बंटवारा ही होगा, यानी सब जगह पर इंटेंसिटी लगभग एक जैसी ही डिस्ट्रीब्यूट करके जाएंगी। तो भैया ये लगेगा ही नहीं हमें कि वेव्स ने आपस में लड़ाई की है, मारकाट मचाई है। ये तो बिल्कुल वैसा ही अपीयर होगा जैसे एक सिंगल वेव ही क्रॉस करती, किसी प्रकार का कोई सुपरपोजिशन ही नहीं होता। तो भैया वेव्स की लड़ाई हुई है, पता चले सुपरपोज करके कहीं पर तो एक दूसरे को मार काट दिया, कहीं पर एक दूसरे की बढ़ोतरी कर दी, यानी एनर्जी का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो। ये तभी हो सकता है जब किसी जगह से तो जबरदस्त एनर्जी क्रॉस करे और किसी जगह से न के बराबर एनर्जी क्रॉस करे। और ऐसा होने के लिए बहुत जरूरी है, सबसे पहली बात, कि दो वेव्स जब किसी रीजन को क्रॉस करें और उनके सुपर पोजिशन के कारण से एनर्जी का अनइवन बंटवारा हो जाए, तो भैया वो वेव्स नियरली पैरेलल क्रॉस करें। अगर ये नियरली पैरेलल क्रॉस करती हैं, मतलब या तो वेव्स के बीच में डिस्टेंस ही काफी ज्यादा है, और वेव्स के बीच में डिस्टेंस थोड़ा सा फालतू भी है, तो जिस जगह पर इन्होंने सुपरपोजिशन करना वो पॉइंट इन दोनों वेव्स की सोर्स से काफी दूर है, जिससे कि जिस जगह को क्रॉस करे वो नियरली पैरेलल क्रॉस करे। नियरली पैरेलल क्रॉस करने से क्या खास बात होगी भैया, सपोज 0 फेज डिफरेंस पे इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज इधर है, दोनों का रिजल्टेंट ले लिया मैंने।
तो जीरो फेज डिफरेंस पे तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी आई। और सपोज दोनों के बीच में किसी जगह पर, और यहाँ क्योंकि अलग अलग जगह से जब ये क्रॉस करेंगी, अलग अलग जगह पर x2 माइनस x1 की वैल्यू अलग अलग होगी, तो फेज डिफरेंस की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी। सपोज यहाँ पर फेज डिफरेंस 0 था, सपोज यहाँ पर फेज डिफरेंस पाई है, एक वेव ने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करी इधर, फेज डिफरेंस 0 में दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इधर थी, फेज डिफरेंस पाई में एक का इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगी, रिजल्टेंट नियरली 0 है, तो किसी जगह पर तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बनेगी, नियरली 0, नियरली वेरी स्मॉल एम्पलीट्यूड की इलेक्ट्रिक फील्ड, और किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा एम्पलीट्यूड की बन जाएगी। तो अलग अलग जगह को जो एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया क्रॉस करेगी उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, यानी ऊर्जा का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ऊर्जा के अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होने के लिए सबसे पहली बात जो मैंने आपको समझानी थी और जो समझा दी है, क्या सुपरपोजिंग वेव्स जिस रीजन को क्रॉस करें और उस रीजन में अगर उनकी लड़ाई का प्रभाव देखना है, उनके सुपरपोजिशन का प्रभाव देखना है, यानी एनर्जी का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, तो पहली बात यही, क्या सुपरपोजिंग वेव्स मस्ट क्रॉस द रीजन ऑफ क्रॉसओवर अलोंग अप्रोक्सीमेटली पैरेलल डायरेक्शंस। क्वेश्चन बनाते वक्त हमारे एग्जाम जो हमारा जो एग्जामिनेशन सिस्टम होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों। इस प्राइमरी बात को फ्रेस्नेल साहब ने जब ये सुपरपोजिशन ये इंटरफेरेंस की डिटेल्ड थ्योरी दी, मेरे पास बुक भी है, मैं आपको पढ़ के कल ले आऊंगा, क्लास में पढ़ के दिखा दूंगा, यहाँ पर भी खोल के पढ़ के दिखाऊंगा तो शायद आपको इतना अच्छे से विश्वास भी ना हो। तो पहली शर्त तो यही लिखी है, और उन्होंने लिखी है या नहीं लिखी आपके पास भी दिमाग है कि पहली शर्त तो यही है, सुपरपोजिंग वेव्स मस्ट क्रॉस द रीजन ऑफ क्रॉसओवर अलोंग अप्रोक्सीमेटली पैरेलल डायरेक्शंस, और अलोंग अप्रोक्सीमेटली पैरेलल डायरेक्शंस वो क्रॉस कर रही हैं। तो जब दो वेक्टर का आप वेक्टर सम लेते हो और वेक्टर्स एक लगभग एक ही लाइन में है, वेक्टर की लाइन यही है, इधर इधर ही है, इसकी E1 और E2 की यही लाइन है लगभग, तो वेक्टर सम एल्जेब्रिक सम जैसा ही हो जाता है। अगर दो सेम डायरेक्शन सेम लाइन के अलोंग वेक्टर हैं, तो E1 वेक्टर और E2 वेक्टर का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड में, या तो E1 प्लस E2 ही हो जाएगा लगभग, या फिर E1 माइनस E2 हो जाएगा। E1 प्लस E2 यानी ये जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बनी सुपरपोजिशन से, E की वैल्यू विल बी आइदर दिस और दिस। ये तो कब, जब फेज डिफरेंस 0 या 2 पाई वगैरह हो, ये चीजें भी आएंगी। और ये कब, जब फेज डिफरेंस पाई हो या 3 पाई हो वगैरह वगैरह। और अगर बाय द वे फेज डिफरेंस 0 और पाई के बीच में कुछ और है, या पाई और 2 पाई के बीच में कुछ और है, तो इनके बीच की कोई, ये तो एक्सट्रीम बात होगी, ये तो नियरली 0 हो जाएगी, ये नियरली 2 E1 हो जाएगी वगैरह वगैरह, इनके बीच की भी कोई बात हो सकती है। तो भैया जो कि E वेक्टर है, जो कि E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर है, that will be E की मैग्नीट्यूड will be very very close to E1 plus E2। ये हम सिर्फ तभी ले सकते हैं जब सुपरपोजिंग वेव्स they cross the region of crossover along nearly parallel directions, nearly parallel directions के along यदि नहीं है, तो E वेक्टर को आपने E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर के हिसाब से ही ले निकालना पड़ेगा। और भैया सुपरपोजिशन का जो रिजल्ट होगा वो ऊर्जा का अनइवन बंटवारा नहीं होगा, और ऐसे भी बहुत एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं। रिचर्ड फीनमैन की किताब ने इसको काफी अच्छे से बता रखा है, वो सारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी, वो सारी चीज भी निकाल रखी है, किताब से मैं आपको दिखा भी दूंगा। इतनी बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब भी मेरे सामने कोई ऐसा प्रश्न आएगा जिसमें सुपरपोजिंग वेव्स एक रीजन ऑफ क्रॉस ओवर को कैसे क्रॉस करेंगी, अलोंग नियरली रेक्टेंगुलर डायरेक्शंस, ऐसे क्वेश्चन, और क्या बोलूं बच्चों, बहुत बढ़िया बढ़िया जिनका खूब नाम है, उन किताबों ने क्वेश्चन डाल रखे हैं। सुपरपोजिंग वेव्स आर क्रॉसिंग द रीजन ऑफ क्रॉसओवर अलोंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, और मरे मटे सुपरपोजिशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर
लेने के बजाय क्या लेकर सोल्व कर दिए सब कुछ, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 से। तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन तो मैं आपको करवाऊंगा, क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत ही नहीं है, किस हिसाब से जिस हिसाब से पूछ रखा है उसका उत्तर मिलाने के लिए। लेकिन हर बार इस ऐसे प्रश्न की मैं ऐसे प्रश्न को मैं क्रिटिसाइज करूंगा। अभी किस किताब की बात कर रहा हूं अपने आप जज कर लेना, जब करवाऊंगा तो किताब दिखा दूंगा और वो आपको बात करूंगा। तो प्लीज वो क्रिटिसाइज करना उद्देश्य नहीं है। इंटरफेरेंस पढ़ा रहा हूं तो इंटरफेरेंस की पहली कंडीशन जो थी एक ये भी है, मतलब सबसे बड़ी बात है जो मैंने आपको बतानी थी, क्योंकि अगर ये नहीं है तो अनइवन बंटवारा नहीं होगा। तो पहली बात हो गई क्या, दो वेव्स, दो का समझ लें तो तीन का, चार का, पांच का, 30 का भी समझ आ जाएगा। चलो कोई बात नहीं, दो या दो से अधिक वेव्स के सुपरपोजिशन के कारण ऊर्जा का अनइवन बंटवारा हो जाए, उसके लिए पहली शर्त यह है कि सुपरपोजिंग वेव्स रीजन ऑफ क्रॉसओवर को अप्रोक्सीमेटली पैरेलल डायरेक्शंस में क्रॉस करें। हो गई ये बात, निपटारा हो गया। अब बात करें बच्चों, डायग्राम में तो मैं मुझे बनाना ही पड़ेगा, S1 S2 थोड़ा दूर ही दिखाने पड़ेंगे, नहीं तो डायग्राम नहीं बना पाऊंगा। इंटरफेरेंस की कंडीशन ही पहले सबसे पहले मुझे बतानी है। तो भाई बच्चों देखो जरा, ये कोई वेव की सोर्स है S1, सपोज ये वेव की सोर्स है S2, इस सोर्स से निकलने वाली वेव्स की एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 है, इससे निकलने वाली वेव्स की एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 है। ओमेगा 1 ओमेगा 2 के बराबर है, नहीं है, होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, सारी बात अभी हो जाएगी। इस जगह से वेव क्रॉस की, अगली इस पूरे रीजन से क्रॉस करेंगे, मैं किसी भी एक जगह को चूज कर लूं, इस जगह से वेव क्रॉस करी, S1 के कारण वेव क्रॉस की, यहाँ पर तो S1 का X1 से चलने वाली वेव नंबर 1 का यहां से यहां तक ऑप्टिकल पाथ X1 है। मैं X1 को बोली ऑप्टिकल पाथ दे दिया हूं। अगर मीडियम भी डिफरेंट है तो म्यू से मल्टीप्लाई होकर ये जो कुछ निकला है वो लिखा है मैंने। और S2 वेव का यहां से यहां तक ऑप्टिकल पाथ सपोज X2 है, तो जीरो टाइम पर सपोज जीरो टाइम पर सोर्स S1 से निकलने वाली वेव का फेज डेल्टा 1 है। किसी भी टाइम को आप जीरो टाइम कहें, वो आपकी इच्छा है। तो उसी टाइम, जिस टाइम को जीरो टाइम कहा, जिस टाइम यहां से निकलने वाली वेव का फेज इस जगह पर डेल्टा 1 है, उसी समय यहाँ पर वेव का फेज डेल्टा 2 है। तो पहली वेव का फेज टी टाइम पर यहाँ पर कितना होगा, यह आप बच्चों को बहुत अच्छे से मालूम है, कल से लगातार यही बात हो रही है। डेल्टा 1 प्लस ओमेगा 1 इंटू टी माइनस, मैं के करके भी लिख सकता हूं, लेकिन 2 पाई बाई लैम्डा करके लिखूंगा। अगेन क्योंकि ये ऑप्टिकल पाथ मैंने कंसीडर कर लिया है, X1 भी और X2 भी, तो यहाँ पर मैं लैम्डा लिखूंगा, तो लैम्डा का मतलब है वेवलेंथ इन वैक्यूम। तो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू X1, दूसरी वेव का फेज यहाँ पर कितना, उसी टाइम पर डेल्टा 2 प्लस ओमेगा 2 इंटू टी माइनस 2 पाई बाई लैम्डा into x2. x2 is the optical path. So phase difference between the two superposing waves when they come here and they superpose, यानी दोनों ने अपनी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी कराई और दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम हुआ और उसके कारण से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, जिसको हम सुपरपोजिशन कहेंगे। उस सुपरपोजिशन का रिजल्ट क्या निकलेगा, वह सिर्फ फेज डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। फेज डिफरेंस निकाल लेता हूं बच्चों, डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 प्लस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू टी प्लस 2 पाई बाई लैम्डा, क्योंकि मैंने इसमें से सब्ट्रैक्ट किया है तो ये प्लस होगा x2 माइनस x1। अब ध्यान से सुने, देखो बच्चों, दोनों वेव्स के बीच अगर यहां पर फेज है डिफरेंस है जीरो, और जीरो फेज डिफरेंस होने से यहां पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाती है कितनी, E1 प्लस E2। अगर यहां पर फेज डिफरेंस है पाई, तो पाई के कारण से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी जो कब है
जब डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी है, सपोज 0 है या 2 पाई है या 4 पाई है वगैरह, ये सारी बातें अभी देखेंगे और भी, और इतना ही काफी है। 0 लिख देता हूं, 2n पाई वगैरह लिखूंगा, अभी सारा कुछ देखेंगे आप। या फिर यदि यहाँ पर फेज डिफरेंस है कितना, पाई है, तो यहाँ पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी E1 माइनस E2, और E1 और E2 लगभग बराबर है, तो ये लगभग 2E1 आ जाएगा और ये लगभग 0 आ जाएगा। तो ये कब, जब डेल्टा फाई की वैल्यू पाई है। तो बच्चा लोगों, इस जगह पर सपोज दो जगह दिखा देता हूं बच्चों, ये थोड़ा सा, ये जो मैंने लिख दिया है, ऐसा ऐसा कर दूं, ऐसा कर देता हूं, ऐसा कर देता हूं, और बढ़िया तरीके से कर देता हूं, बस हो गया सारी बात। ये इसको मैं डेल्टा फाई लिख देता हूं बच्चों, फेज डिफरेंस, डेल्टा फाई लिख दिया मैं, फेज डिफरेंस। 2 पॉइंट लिया मैं, एक पॉइंट ये लिया बच्चों और एक पॉइंट ये लिया। ये x1 डैश है, ये x2 डैश है। अलग अलग जगह पर एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। तो भाई इस जगह पर तो ऑप्टिकल पाथ का डिफरेंस है x2 माइनस x1, यहां पर तो फेज डिफरेंस है ये था x1 x1 x1, ये था x2। इस जगह पर ये पॉइंट P1 है बच्चों, ये पॉइंट P2 है। इस जगह पर जब यहां से चलने वाली वेव पहुंची है, तो ये ऑप्टिकल पाथ है x1 डैश और ये ऑप्टिकल पाथ है x2 डैश। इस जगह पे फेज डिफरेंस ये लिख दिया, इस जगह पर फेज डिफरेंस में डेल्टा फाई डैश लिख दूं, तो ये कितना है, डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 प्लस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू टी, और प्लस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू x2 डैश माइनस x1 डैश। तो अलग अलग ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस के कारण से अलग अलग जगह पर अलग अलग फेज डिफरेंस होगा। सपोज यहां पर फेज डिफरेंस है 0, यहां पर फेज डिफरेंस है पाई। फेज डिफरेंस 0 होने से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बन जाती है E1 प्लस E2। फेज डिफरेंस पाई होने से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बन जाती है E1 माइनस E2। क्या बात होगी, अभी आप देख भी लेंगे मैथमेटिकली, एक रफ बात बतानी पहले जरूरी है। तो जिस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E1 प्लस E2 है, और जिस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E1 माइनस E2 है, तो यहां पर तो E1 माइनस E2 ही रहे और यहां पर E1 प्लस E2 ही रहे, तभी जाकर हम कहेंगे यार यहां से तो लगातार ज्यादा एनर्जी क्रॉस हो रही है, यहां से लगातार कम एनर्जी क्रॉस हो रही है। यहां पर तो जबरदस्त चांदना छाया हुआ है, यहां पर जबरदस्त घनघोर अंधेरा छाया हुआ है, यानी एनर्जी का अनइवन बंटवारा है। और वो अनइवन बंटवारा हमें बिल्कुल दिखेगा, वो तभी दिखेगा जहां पर चांदना है वहां पर चांदना ही बना रहे, और जहां पर अंधेरा है वहां पर अंधेरा ही बना रहे, यानी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन सस्टेन्ड होना चाहिए, इट शुड रिमेन एज सच। तो इंटरफेरेंस की डेफिनेशन में एक बात और ऐड होगी भैया, क्या, फिनोमिनन ऑफ सस्टेन्ड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन सस्टेन्ड होना चाहिए, फिनोमिनन ऑफ सस्टेन्ड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन द रीजन ऑफ क्रॉसओवर ऑफ टू और मोर वेव्स बिकॉज ऑफ देयर सुपरपोजिशन। अगर यहाँ पर कभी तो है चांदना और तुरंत हो गया अंधेरा और तुरंत हो गया चांदना, और परसिस्टेंस ऑफ विजन हमारी 1/17 सेकंड ऐसा कुछ है, 1/17 सेकंड से कम ही समय में अगर यहाँ पर इंटेंसिटी फटाफट फटाफट चेंज हो गई, तो हमें एवरेज इंटेंसिटी ही दिखाई देगी, और सब जगह एवरेज इंटेंसिटी सेम दिखाई देगी, यानी एनर्जी का अनइवन बंटवारा दिखाई नहीं देगा। तो एनर्जी का अनइवन बंटवारा हो और वो लगातार दिखता भी रहे, जब हम कहें तभी तो कहेंगे लड़ाई मची थी जी, इंटरफेरेंस हुआ था जी, यानी उसी को तो इंटरफेरेंस कहेंगे जी। तो उसके होने के लिए आवश्यक कंडीशन ये आई है कि जिस जगह पर जितना फेज डिफरेंस में वेव क्रॉस करें, उस जगह को 9 बजे भी उतने ही फेज डिफरेंस में क्रॉस करें, 10 बजे भी उतने में क्रॉस करें, 13 बजे भी उतने में क्रॉस करें, 20 बजे भी, एट एनी टाइम, फॉर टाइम एनी टाइम मतलब ऑब्जर्वेशन का हमारा जितना भी टाइम है, उस पूरे ऑब्जर्वेशन के टाइम के दौरान इस जगह पर फेज डिफरेंस जितना है उतना ही बना रहे। ये नहीं कि अभी तो यहाँ पर फेज डिफरेंस 0 है, थोड़ी देर बाद यहाँ पर पाई होगा, फिर 2 पाई होगा, फिर 3 पाई होगा। तो प्रत्येक जगह पर अगर फेज डिफरेंस टाइम के साथ चेंज होता रहेगा, तो एनर्जी का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन सस्टेन्ड नहीं रहेगा। इस थोड़ी सी बात में बहुत सारी बातें छुपी हुई है।
अब आप देखो फेज डिफरेंस, किसी भी जगह पर फेज डिफरेंस देख लें, ये फेज डिफरेंस 9 बजे भी उतना ही हो, 10 बजे भी उतना ही हो, 11 बजे भी उतना ही हो। इसके लिए जरूरी क्या है, इस फेज डिफरेंस में जो भी टाइम वाली टर्म है वो जीरो होनी चाहिए, सिर्फ टाइम वाली टर्म जीरो होनी चाहिए। इसमें तो बिल्कुल स्पष्ट तौर पे टाइम है। अगर अलग अलग फ्रीक्वेंसी हुई, वेव्स की सोर्स अगर अलग अलग फ्रीक्वेंसी की है, तो टाइम बीतने के साथ साथ फेज यहाँ पर चेंज होता रहेगा, तो कभी भी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होगा ही नहीं, हमेशा इवन डिस्ट्रीब्यूशन सा दिखाई देगा। तो ये चीज तो जीरो होना मांगता ही मांगता है, और ये चीज जीरो सिर्फ तभी हो सकती है जब ओमेगा 1 और ओमेगा 2 बराबर हो, जब ओमेगा 1 और ओमेगा 2 दोनों बराबर हो, यानी इंटरफेरेंस की घटना देखने के लिए दूसरी कंडीशन आ गई। पहली तो कौन सी आई थी, पहली आई थी दोनों वेव्स, या तीन है तो तीनों, 30 है तो 30 वेव्स रीजन ऑफ क्रॉसओवर को अप्रोक्सीमेटली पैरेलल डायरेक्शंस के अलोंग क्रॉस करें। और दूसरी आई है क्या, सुपरपोजिंग वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है तो एक ही जगह पर 9 बजे फेज डिफरेंस कुछ है वेव्स के बीच में, 10 बजे कुछ होगा, टाइम के साथ फेज डिफरेंस चेंज होता रहेगा। तो जब ये कंडीशन आ गई तो काहे को ओमेगाज अलग अलग रखें, यहां से निकलने वाली वेव का की फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, यहां से निकलने वाली वेव की फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, सब कुछ बदल डालेगा, हम दोबारा से ही लिख देगा, क्योंकि बहुत बड़ी बात आ गई है। तो भाई पहली वेव का फेज सोर्स के ऊपर जीरो टाइम पे डेल्टा 1 था, सोर्स S1 पे, और दूसरी वेव का फेज जीरो टाइम पे उसकी सोर्स S2 के ऊपर डेल्टा 2 था। तो टी टाइम पर यहां पर फेज कितना हो जाएगा, डेल्टा 1 प्लस ओमेगा टी। टी टाइम पर यहां पर भी फेज कितना हो जाएगा, यहां पर फेज हो जाएगा डेल्टा 2 प्लस ओमेगा टी। ठीक है साहब, तो एक चीज तो मुझे बता दें कि व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स एट देयर सोर्सेज। सोर्सेज के ऊपर ही, यहीं पर यहाँ बिल्कुल यहीं पर देखें, यहाँ पर एट देयर सोर्सेज फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स कितना, डेल्टा 1 प्लस ओमेगा टी माइनस डेल्टा 2 माइनस ओमेगा टी से ओमेगा टी कट गया जी, डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2। तो डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 जो कि वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस था एट देयर सोर्सेज एट जीरो टाइम, वही क्या रहेगा, फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स डेल्टा 1 माइनस एट 9 बजे एट 10 बजे। तो दोनों वेव्स के बीच फेज डिफरेंस एट देयर सोर्सेज कितना है, डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ये बात बतानी थी और भी बताऊंगा। तो इस जगह पर की बात, इस जगह की बात कर लें, ये बात फिर जरूरत पड़ेगी, फिर दूसरा पॉइंट देख लेंगे, दोबारा से फिर देख लेंगे। पहले इसी जगह की बात कर लें। इस जगह पर पहली वेव का ऑप्टिकल पाथ है यहाँ से यहाँ तक x1, दूसरी वेव का ऑप्टिकल पाथ है x2। तो पहली वेव का यहाँ पर फेज कितना है, इतना है, दूसरी वेव का यहाँ पर फेज टी टाइम पर कितना है, इतना है। तो किसी भी टाइम पर दोनों वेव्स के बीच यहाँ पर जो फेज डिफरेंस है डेल्टा फाइव, आप फाइव वन माइनस फाइव टू कर दें या फाइव टू माइनस फाइव वन करते हैं, वो आपके हिसाब से होगा, आप किस प्रकार से एनालाइज कर रहे हैं। तो डेल्ट फाइव वन माइनस फाइव टू किया, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, ओमेगा टी से ओमेगा टी कट गया, ये आ गया डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 और प्लस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू x2 माइनस x1, यानी फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स एट द पॉइंट ऑफ सुपरपोजिशन। और सपोज ये कोई पॉइंट होता तो यहाँ पर फेज डिफरेंस में जैसे पहले डायग्राम बनाया था, तो फेज डिफरेंस कितना होता, फाइव वन डैश माइनस फाइव टू डैश होता, और ये भी कितना होता, डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 प्लस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू ये डेल्टा x2 माइनस x1 को मैं डेल्टा x भी लिख सकता हूँ, x2 माइनस x1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा x भी लिख सकता हूँ। तो इसको डेल्टा x लिख दूं तो क्या लिख दूंगा, डेल्टा x, इसको क्या लिख दूंगा, डेल्टा x डैश। तो अलग अलग जगह पर, यहाँ पर पॉइंट P1, ये पॉइंट P2, ये पॉइंट P3, अलग अलग जगह पर जब वेव्स पहुंचेंगी सोर्सों से चल के,
तो अलग अलग जगह पर ऑप्टिकल पाथ अलग अलग, ऑप्टिकल पाथों में अंतर यानी ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस अलग अलग होगा, उसके कारण से अलग अलग जगह पर सुपरपोजिंग वेव के बीच में फेज डिफरेंस अलग अलग होगा। तो ठीक, इसका मतलब ये फेज डिफरेंस टाइम पे, ऐसा लग रहा है कि जैसे फेज डिफरेंस तो टाइम पे डिपेंड कर ही नहीं रहा। यहाँ पर अगर यहाँ पर अगर यहाँ पर अगर फेज डिफरेंस पाई है तो यहाँ पर पाई ही रहेगा, ऐसा लग रहा है, क्योंकि टाइम डिपेंडेंट तो कोई चीज है ही नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे तो टाइम पे तो कुछ चीज डिपेंड ही नहीं कर रही है, यानी फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स, फेज डिफरेंस अभी कुछ बात है इसमें, अभी बात नहीं है, कंप्लीट बात नहीं हुई है, लेकिन ऐसा कहना जरूरी था। फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स एट द पॉइंट ऑफ सुपरपोजिशन is equal to delta 1 minus delta 2. Now tell me what is delta 1 minus delta 2? इतनी सी बात तो आप बोल दें, अब तक मैंने कोई प्रश्न पूछा ही नहीं है। What is delta 1 minus delta 2? शाबाश लिख दो भाई। Phase difference between the waves at the point of superposition, it is equal to delta 1 minus delta 2 plus 2 pi by lambda into delta x. तो यहाँ पर डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 क्या है, एक बार बताएं जरा। हाँ युक्ति मेडिकल बिल्कुल ठीक बताए हो, अनु बिल्कुल ठीक बताए हो बेटी, आयुष शर्मा बिल्कुल ठीक बताए हो, शिवम नो शिवम ठीक नहीं, नो शिवम नो 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 नो, तुम तो बताया वो ठीक है बट उससे ज्यादा और बेहतर है बेटा, डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2। अब फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स एट देयर सोर्सेज एट जीरो टाइम नहीं, एट एनी टाइम भी है। जीरो टाइम पर भी इन दोनों सोर्सों से निकलने वाली वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 है, और टी टाइम पर भी वही है, क्योंकि टी टाइम के बाद ये फेज होगा डेल्टा 1 प्लस ओमेगा टी, ये होगा डेल्टा 2 प्लस ओमेगा टी, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, इसलिए किसी भी टाइम पर भी फेज डिफरेंस कितना होगा, डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 होगा। ये बात मैंने इसीलिए पूछी थी कि कोई बच्चा हो सकता है अभी भी गड़बड़ कर जाए। तो डेल्टा, अब देखो जरा, बात लगभग लगभग हो गई है। फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स at the point where they will superpose is equal to phase difference between the waves at their sources plus phase difference between the waves because of optical path difference. Definitely this doesn't depend upon time. तो अलग अलग जगह पर अलग अलग पाथ डिफरेंस होगा, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग फेज डिफरेंस इसी के कारण होगा। आई रिपीट, सोनिया 2 मिनट बाद में शोर करना प्लीज। Phase difference between the waves at the point of superposition is equal to, it is sum of two terms. One is this, क्या, phase difference between the waves at their sources plus phase difference between the waves because of their optical path difference. जिस पॉइंट पर वो पहुंची है सुपरपोज करने के लिए, उस पॉइंट तक दोनों के बीच में कितना ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस है, उसके कारण से इतना फेज डिफरेंस प्रोड्यूस हुआ। और ये तो फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स एट देयर सोर्सेज है। ये देखने में ऐसा लग रहा है, देखने में बड़ी बात है, देखने में ऐसा लग रहा है भैया टाइम से छुटकारा मिल गया, देखने में ऐसा लग रहा है अब सेम फ्रीक्वेंसी की होने से दोनों वेव्स के बीच में यहाँ पर जो फेज डिफरेंस है ये अब टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा, तो सिर्फ ये देखने में लग रहा है। भाई अगर मैं लाइट वेव्स की, ऑप्टिकल वेव्स की बात करूं, ऑप्टिकल वेव का जो एमिशन का जो प्रोसेस होता है, एमिशन की प्रोसेस बेहद स्पॉन्टेनियस है, बेहद रैंडम प्रोसेस है, तो भैया डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 ही खुद टाइम के अनुसार यानी फेज डिफरेंस बिटवीन, क्योंकि एमिशन की प्रोसेस, प्रैक्टिकल बात करें हम, प्रैक्टिकल, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करनी है हमने, हमने इंटरफेरेंस को प्रैक्टिकली यूज करना है। खुद डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 ही टाइम पे डिपेंड कर देता है। क्यों? एक सोर्स से तो वेव छूटी अब, और थोड़ी देर बाद पता नहीं कब छूटेगी, और दूसरी से लगातार छूट रही है, तो खुद डेल्टा 1 भी टाइम डिपेंडेंट होता है और डेल्टा 2 भी टाइम डिपेंडेंट होता है। बहुत सारे एटॉमिक सोर्सेज है, बेसिकली स्पॉन्टेनियस एमिशन की प्रोसेस होती है ऐसी है, कब किस एटम से फोटोन छूटेगा, कब किस एटम से फोटोन छूटेगा,
एटम्स ने तालमेल तो मिला नहीं रखा है। तो एमिशन की जो प्रोसेस है, साउंड वेव्स में ऐसा नहीं होगा, उसमें तो बहुत चीजें फिक्स हो जाती हैं। एमिशन की जो प्रोसेस है, जो स्पॉन्टेनियस एमिशन लाइट की सोर्सेज करती हैं, उसके कारण से डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू ही टाइम डिपेंडेंट हो जाता है। तो बड़ी गड़बड़ हो गई जी। इसका मतलब इंटरफेरेंस होने के लिए अब सबसे बड़ी बात अब यहां पर केंद्रित हो गई कि वेव्स की सोर्स ऐसी होनी चाहिए जी कि फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स एट देयर सोर्सेज मस्ट नॉट चेंज विद टाइम। यानी इसके लिए हमने एक कंडीशन स्थापित कर दी। क्या? इंटरफेरेंस के कारण से, सॉरी, सुपरपोजिशन के कारण से स्पेस के जिस हिस्से में से वेव्स क्रॉस करेंगी, उस हिस्से में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी का सस्टेन रहे, उसके लिए आवश्यक शर्त अब अगली वाली आने लग रही है। पहली तो क्या थी? नियरली पैरेलल क्रॉस करें। दूसरी क्या थी? सेम फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए वेव्स। तीसरी बहुत जबरदस्त बात आ गई, क्या? फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स एट देयर सोर्सेज, जिसको मैंने डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू कहा है। इट मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। तुम कहोगे जी ओमेगा सेम होने से तो होगा था ना ना ना। प्रैक्टिकल बात करें, एटॉमिक ऑक्सीलेटर्स हैं, एक किस्म के ऑक्सीलेटर्स ही बोलेंगे उनको, उनसे वेव्स निकल रही हैं, स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है। थोड़ी थोड़ी, अगर मान लिया सोडियम सोर्स है, 23 ग्राम सोडियम में 10 की पावर 23 के आसपास एटम्स होंगे। एक्साइटेड स्टेट में अगर वो बहुत सारे हैं, तो कब कौन सा एक्साइटेड एटम लाइट छोड़ेगा, कब कौन सा छोड़ेगा, कोनो बात नहीं ठीक से मालूम। तो ये दो अगर सोर्सेज इंडिपेंडेंट हैं, अगर ये इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, तो डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू टाइम पे डिपेंड करेगा ही करेगा। हम चाहते हैं डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू भी टाइम पे डिपेंड ना करे। तो दो सोर्सेज जिनसे वेव्स निकल रही हैं, वो ऐसी सोर्सेज होनी चाहिए कि वो एक ही सोर्स से दो सोर्स बनी हो। यानी एक ही सोर्स है, वो एक ही सोर्स उनकी माता जी हो, मोम हो, मम्मी हो, और वहीं से दो सोर्स फिर बन जाएं। यानी दोनों सोर्स एक ही सोर्स से इनहेरिटेड, मतलब वहीं से वो निकल के आए। तो ऐसी सोर्सेज को हम कोहेरेंट सोर्सेज के, दे शेयर देयर मदर। तो अगर दो सोर्स ऐसी हैं वेव्स की, उनसे निकलने वाली वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस टाइम के साथ साथ चेंज ना हो, ऐसी सोर्सेज को हम कोहेरेंट सोर्सेज कहते हैं। कोहेरेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि वो इंडिपेंडेंट सोर्स हो ही नहीं सकती हैं, एक ही सोर्स से दो सोर्स बनानी पड़ती हैं। तो भाई इंटरफेरेंस देखने के लिए, यानी ऑब्जर्व करने के लिए, यानी सस्टेन्ड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी देखने के लिए, इंटरफेरेंस को ये कहने के लिए हाँ जी इंटरफेरेंस हुआ है, बहुत जरूरी तीसरी बात आ गई। और ये सबसे जरूरी बात है, क्या? वेव की सोर्सेज कैसी होनी चाहिए? कोहेरेंट सोर्सेज होनी चाहिए। कोहेरेंट सोर्सेज से निकलने वाली वेव्स तो कोहेरेंट वेव्स कहेंगे। तो भाई इंटरफेरेंस क्या हुई? अब इंटरफेरेंस इज द रिजल्ट ऑफ, सॉरी, इंटरफेरेंस इज द फिनोमिनन ऑफ सस्टेन्ड uneven distribution of energy in the region of crossover of two or more coherent waves। दो या दो से अधिक कोहेरेंट वेव्स रीजन ऑफ स्पेस को एक साथ क्रॉस करें और फिर उनके बीच में सुपरपोजिशन के कारण से एनर्जी का सस्टेन्ड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, तो उस घटना को हम इंटरफेरेंस कहेंगे। एक मिनट बच्चों, एक मिनट होल्ड करना आप। जी सर, मैं क्लास ले रहा हूँ सर। ओके, ठीक है बच्चों। तो कोहेरेंट सोर्स कैसे बनाए, हमारा मुख्य बात ये। अब मैंने इंटरफेरेंस स्टडी करवाना है, और इंटरफेरेंस प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरफेरेंस स्टडी करवाऊंगा आपको, तो लाइट का इंटरफेरेंस स्टडी करवाऊंगा, तो मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य क्या रहेगा? कोहेरेंट सोर्सेज बनाना। कोहेरेंट सोर्स बनाने के डिफरेंट डिफरेंट तरीकों को ही मैंने आपको बताना है, ठीक है। बाकी बात थोड़ी सी है, ये बात सारी बतानी जरूरी थी, एक बार लास्ट में रिपीट कर देता हूं। ऊर्जा का असमान बंटवारा हो,
और वो असमान बंटवारा जो 9 बजे है वही 10 बजे हो, यानी जो 9 बजे 10 बजे आम भाषा में बोल देता हूं, ऊर्जा का असमान बंटवारा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो और वो सस्टेन्ड हो ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो क्या क्या कंडीशन आई? नंबर एक तो सुपरपोजिंग वेव्स एक दूसरे के नियरली पैरेलल क्रॉस करें, रीजन के जिस हिस्से में स्पेस के जिस रीजन में वेव्स का सुपरपोजिशन होना है उस हिस्से को वेव्स अप्रोक्सीमेटली पैरेलल, अप्रोक्सीमेट बोला है, कदे कति पैरेलल सोच लो, अप्रोक्सीमेटली पैरेलल डायरेक्शंस के अलोंग क्रॉस करें। दूसरी बात, वेव्स की सेम फ्रीक्वेंसी हो, फ्रीक्वेंसी अलग अलग नहीं होनी चाहिए। और तीसरी बात, वेव की सोर्सेज कोहेरेंट सोर्सेज हो, वेव की सोर्स क्या हो? कोहेरेंट सोर्सेज हो। ऐसी सोर्सेज से निकलने वाली वेव्स को हम कोहेरेंट वेव्स कहेंगे। एक शब्द बोलना जरूरी है, पहले भी कभी बोला था, आज फिर बोल दूं, कोहेरेंट सोर्सेज से निकलने वाली वेव्स के फेज डिफरेंस पर एट द सोर्सेज ताला लग गया है, यानी डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 कांस्टेंट हो गया है। तो दिस इज व्हाट इज डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 शम, आपने जो अब समझ ही लिया है, दिस इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स एट देयर सोर्सेज। तो ये कांस्टेंट हो तो क्या कहेंगे? वेव की जो सोर्सेज हैं दे आर फेज लॉक्ड, दे आर फेज लॉक्ड, उनसे निकलने वाली वेव के बीच जो फेज डिफरेंस है एट द सोर्सेज, उस फेज डिफरेंस पे ताला लग गया है, यानी कांस्टेंट हो गया, फिक्स हो गया फेज डिफरेंस। तो कोहेरेंट सोर्सेज फेज लॉक्ड सोर्सेज होंगी। बनाना आसान नहीं है, साउंड वाला बनाना आसान है, लाइट वाला बनाना आसान नहीं है, लेकिन हम बनाएंगे और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कोहेरेंट सोर्सेज बनाएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके की फिर इंटरफेरेंस होगी। इंटरफेरेंस की बेसिक बात मैंने बतानी थी तो मैंने बता दी है बच्चों। आगे कल इंटरफेरेंस, कल हाँ मैं डिपेंड करेगा मेरे उसके ऊपर, हो सकता है मैं इंटरफेरेंस सारा खत्म करवा के ही फर्मेट प्रिंसिपल वगैरह करवाऊं। फर्मेट प्रिंसिपल वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग ज्यादा है, कई प्रॉब्लम फटाफट फटाफट सोल्व हो जाती है। ठीक है, मैं हो सकता है मैं पहले फर्मेट प्रिंसिपल ही कराऊं फिर इंटरफेरेंस की थ्योरी को आगे बढ़ाऊं। भाई साहब, शिवम साहब, क्लास को ऑफ कर दो, ज्यादा टाइम और नहीं लूंगा, मेरे ख्याल से मैंने 1.25 घंटा के आसपास ही क्लास ली होगी।